सकता है और उसी कदम के साथ जब आगे बढ़ता है तो ये कहलाता है लोकतंत्र का मंदिर, जहां से फैसले होते हैं जनहित को लेकर, राष्ट्रहित को लेकर। कोई यादगार पल विक्रांत जी? मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दों को आपने भी यहाँ पर कवर किया है और मैं अभी पूछूंगी अपने खास मेहमानों से भी, आपका खुद का कुछ ऐसा पल जो आप कहेंगे कि यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचना बेहद जरूरी है? देखिए, बहुत यादगार पल इस संसद के साथ रहे हैं, लेकिन आज चूंकि महिला आरक्षण की भी बात हो रही है, नई संसद में हम जा रहे हैं, तो जिस तरीके से जब ये बिल आया था और जिस तरीके का संसद में देखा गया था, बिल फाड़ा गया था, बहुत विरोध इसमें हुआ था, कई तरह के बयान सामने आए थे। अब ये देखना होगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि जब नई संसद में जाते हैं, जब तमाम राजनीतिक दल हाथ आगे करके इस बात के स्वागत कर रहे हैं कि हम महिलाओं को उनकी भागीदारी जो पहले से मिलनी चाहिए थी उसे हम आज देंगे, वो पूरा करेंगे अपना वायदा, तो क्या संसद में वैसा ही स्नेहपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा? बस ये अगर ऐसा होता है नई संसद में, मैं बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों से भी रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ। चारू जी, बहुत जल्द महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर से आ जाते हैं। अगर प्रारूप वैसा ही हुआ जिसे सबने स्वीकार अगर कर लिया, आपको लगता है कि एक बड़ी भागीदारी, एक ऐसी भागीदारी जो आगे मील का पत्थर साबित होगी, जो बताएगी ये महिला सशक्तिकरण सिर्फ पुरुषों से आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उनके साथ चलकर इस कदम को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए? और महिला सशक्तिकरण पुरुषों के साथ के बिना भी नहीं हो सकता। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी कोई भी वजह बनाकर इसका अपोजिशन नहीं कर सकती। और मैं यही उम्मीद रखूंगी कि कम से कम इस बार इस बिल को पूर्ण बहुमत के साथ पास होने दिया जाए, एक इतिहास रचा जाए। हम पलट के ये कह पाए कि जब ये बिल टेबल हुआ इस बार पार्लियामेंट में, तो कोई भी नहीं था जिसने इस बिल के खिलाफ बोला, इस बिल का अपोजिशन। क्या लगता है कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर रहेगा? क्योंकि अभी प्रारूप यहाँ पर ऋतुजा आने वाला है, उस प्रारूप को देखना भी जरूरी है, लाजमी है। पर आपको लगता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला आरक्षण बिल तो उसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है, तो बात ये नहीं होती कि हमने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया, हमें उनसे आगे निकलना है, या एक अकेली महिला क्या क्या कर सकती है? बात यह है हमें सबको साथ लेकर चलना है, अपना विकास ही नहीं करना है, अपने साथ साथ एक महिला को उस हिसाब से सशक्त होना है कि वो 4 लोगों की भी जिम्मेदारी उठा सके, उनकी भी जनप्रतिनिधि बनकर देश के लिए आवाज बन सके। देखिए, पहले तो चारू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। अभी बोल रही थी कि कोई जो है इसमें विरोध नहीं है, तो विरोध होगा क्यों? विरोध करने वाले तो बिल लेकर आ रहे हैं, तो ये तो काम हमारा है, तो नाम अपना कर रहे हैं, तो विरोध करेगा कौन? क्योंकि ये तो हम लेकर आए ना। और दूसरी बात रही महिलाओं की, जो आपने बोला कि महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम जो किया है वो भाजपा ने किया है, जनसंघ ने किया है, आरएसएस ने किया है, और तमाम आरएसएस की जितनी शाखाएं हैं उन्होंने किया है। इनकी आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, इसमें बायस होने वाली बात नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बोल रही हूँ कि आप हिस्ट्री निकालिए इनकी और जान लीजिए कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कौन है। आरएसएस है, ये है हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, भाजपा है, जनसंघ है, ये लोग हैं। ये विपक्ष पार्टियों की हमेशा से विचारधारा भी रही है, सत्ता पक्ष के अपने एलिगेशन रहे, आपके अपने रहे। इस बीच आपसे जानना चाहती हूँ कि वो एकजुटता नजर आएगी जिसका जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव भी है, तो वो एकजुटता नजर आएगी? देखिए, एकजुटता नजर आनी चाहिए, लेकिन 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक तलखी सी बढ़ गई, विपक्ष और सत्ता पक्ष में इतनी दूरी हो गई है। आप देखते हैं कि पहले जब था तो एक दूसरे पे कटाक्ष भी करते थे, हंसते हुए उसको एक दूसरे पे कटाक्ष करते थे, माहौल हल्का फुल्का रहता था। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ता आएंगी जाएंगी, और जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज आप बहुत सम्मान के साथ ले रहे हैं और हमेशा हमेशा लेते रहेंगे। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब ये सम्मान तब नहीं दिया जाता जब खुद जीते जागते जो शख्सियत हमारे बीच में होते हैं, क्यों हम जाने के बाद ही नाम लेते हैं? आपको लगता है कि अगर कुछ अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं तो कहा जाए डंके की चोट पर, हाँ अच्छे फैसले हैं, हम इसमें साथ दे रहे हैं, इसमें नहीं देंगे, अगले वाले में ये वाला बेहतर है? क्यों हम वो निकालते हैं जो हमें शायद हम जानते हैं इतिहास में गड़े हुए हैं, खोद रहे हैं? अगर ये करने वाले होते तो 9.5 साल में कर देते। लेकिन जब सोनिया गांधी की जी चिट्ठी गई है वहाँ पर, उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, और बोला भी है। इसके बाद ये सरकार ने देखा कि चुनाव का समय है, और जो इन्होंने वादे किए तो एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे 2 करोड़ नौकरी का हो, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की, एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मेट्रो, वो बुलेट ट्रेन ला रहे थे, कहाँ गई बुलेट ट्रेन? कहाँ चली गई? काला धन वापस आ रहा था, वो भी नहीं आया। विशेष सत्र में और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम सांसद जो हैं वो वहां पर मौजूद है, क्योंकि आज नई संसद में प्रवेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये फोटो सेशन किया जा रहा है, जहां पर ये यादगार तस्वीर, क्योंकि पुरानी संसद को छोड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है पुरानी संसद में चाहे वाद विवाद हो, कई बार ऐसे हमने देखा कि आखिर
कई लोग जो है हंसते मुस्कुराते नजर आए, कई ऐसी यादें रही जो कहीं ना कहीं समेटे हुए ये तमाम सांसद जो हैं अब नई संसद में लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम सांसदों के साथ ये फोटो सेशन जो नई संसद में बाकायदा लगाया जाएगा, ताकि लोगों को पुरानी संसद की वो तस्वीर जो है वो जरूर याद रहे। हालांकि इसको लेकर पिछली बार जिस तरह का विरोध हुआ, जो सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या साथ होगी, क्या आरजेडी साथ होगी, क्योंकि इन पार्टियों का विरोध शुरुआत से लेकर अब तक रहा। लेकिन इस वक्त जो लगातार तस्वीर आ रही है वो फोटो ऑप की आ रही है। पार्लियामेंट के कोर्टयार्ड में जो फोटो ऑप चल रहा है, 500 जितने भी सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में जुटा जाएगा, जहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, इसके अलावा ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, जो संबोधन होगा उनमें मेनका गांधी का संबोधन होगा, शिबू सोरेन का संबोधन होगा, मनमोहन सिंह का संबोधन होगा। उसके पीछे जो वजह बताई गई है, विक्रांत जी, जो ज्यादा समय तक संसद में रहे हैं, जिनका कार्यकाल, देखिए बिल्कुल जो कहा गया है कि मेनका गांधी सबसे लंबे समय से लोकसभा में है, इसके अलावा राज्यसभा में सबसे लंबे समय से डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और शिबू सोरेन, अगर दोनों हाउस की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर अगर कार्यकाल की बात की जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल शिबू सोरेन का है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माफ कीजिएगा, अधीर रंजन चौधरी के अलावा इन तीनों नेताओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो शिबू सोरेन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सबसे ज्यादा समय तक जिनका कार्यकाल, नंबर 1। नंबर 2 मेनका गांधी, लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक सांसद, और नंबर 3 जो हैं वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा, अच्छा